जय रेशम परिवार। आज पुनः सेरिकल्चर दुनिया में आपका स्वागत है। और आज आप हमारे साथ देख रहे हैं एक बिल्कुल नया चेहरा सेरिकल्चर दुनिया में, लेकिन हैं ये भी हमारे रेशम परिवार से ही। आप बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट डी से सेंट्रल सिल्क बोर्ड से रिटायर्ड हैं, डॉक्टर DC जोशी साहब। आप आज हमारे साथ हैं। मैं बहुत हार्दिक आभार आपका व्यक्त करता हूं कि आप ज्ञान से हम सभी को आलोकित करने के लिए हमारे साथ हैं। और क्या होगा आज, क्या होने जा रहा है, आप हमारे आसपास कुछ देख रहे होंगे। ये मिट्टी के बेड बने हुए हैं जो आप उन्हें देख रहे हैं कि ये क्या होंगे। हो सकता है कुछ लोग जो जानकार हैं वो समझ भी गए होंगे कि किस तरीके के ऐसे छोटे छोटे बेड दिखाई दे रहे हैं और इनमें क्या होने वाला है। बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी जिसकी शुरुआत के बाद ही रेशम के उत्पादन की बात कही जा सकती है, वो बिल्कुल पहला कदम आज आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और उसी के सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और कुछ जानकारियाँ आपसे प्राप्त करना चाहेंगे कि कैसे इस काम को हम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो काम है, ये हम शहतूती रेशम उत्पादन की जब बात करते हैं तो शहतूत का पौधा और उससे होने वाली पत्ती, उसी से कीड़ा खा करके फिर रेशम बनाता है, ये हम सब जानते हैं। तो उस शहतूत के पौधे का बहुत हष्ट पुष्ट और अच्छी पत्ती वाला होना जरूरी है। और ऐसा होने के लिए उसकी नर्सरी, यानी कि जब नर्सरी में जो पौधा लगाएंगे उसका भी बहुत मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल। और वो मजबूत तब होगा जब नर्सरी बहुत बेहतर तरीके से लगाई जाएगी। कहना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से लगाई जाएगी। इसीलिए हमारे साथ वैज्ञानिक हैं जो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका उसका बताएंगे। और मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि जितने भी हमारे किसान भाई देख रहे होंगे और हमारे साथीगण देख रहे होंगे, उस वैज्ञानिक तरीके को आंख कान खोल करके देख भी लें और सुन भी लें। सभी कुछ आपके सामने होने जा रहा है। मैं साहब से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ कुछ जानकारी ऐसी दें कि ये नर्सरी कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, और फिर हम आगे को बढ़ें कैसे लगाई जाती है। धन्यवाद हेम जी। आपका रेशम के प्रति एक लगाव, और इस समय जो हम नर्सरी की बात कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीजन के हिसाब से अनिवार्य है। हम जो रेशम लगाते हैं उसमें से सबसे पहली जो शुरुआत रेशम नर्सरी से होती है, क्योंकि जब हम ये नर्सरी लगाएंगे तो किसान के स्तर पर पहुंच जाएगा जी। और उस समय जब पौध नर्सरी से सही पैदा होगा तो हमेशा किसान के स्तर पर भी अच्छा और स्वस्थ पौध होगा, तो उसके उत्पादन को प्रभावित करेगा। यहाँ पे अब हम नर्सरी की जब बात करते हैं तो नर्सरी मूल रूप से 2 समय में हम साल में लगाते हैं। एक है गर्मी के समय में 15 जून से 15 जुलाई के मध्य में लगाते हैं जी। और जाड़े के समय में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के लगाते हैं। और नर्सरी जैसा मैंने कहा 2 किस्म से लगाई जा सकती है। किसान के साथ ये लगाना हो, किसान ने अपने स्तर पे, तो नर्सरी का बेड हम इसे कहते हैं, क्यारी के रूप में लगाया जाता है जी। और वैसे पॉलीथीन में भी लगाते हैं, लेकिन वो कॉमर्शियली वायबल किसान के लेवल पे नहीं है, रिसर्च के लेवल पे जाता है। हम यहाँ बात करेंगे कि नर्सरी में ये पौध जो बेड है वो कैसे लगे जी जी जी, उसकी तैयारी कैसे होगी। सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि बेड जो है एक बनाया जाता है जो 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है जी। ये 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा ही बेड क्यों रखते होंगे डॉक्टर साहब हम? हाँ, इसके पीछे मूल रूप से जैसे मैंने कहा कि ये पौधे होते हैं, इसमें निराई करनी होती है, गुड़ाई करनी होती है, भूमि की तैयारी। और छोटे किसान के लेवल पे जब हम बात करेंगे जी, तो वो हो सकता है उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन न हो जी। और दूसरी बात यह है कि इसकी निराई गुड़ाई के अलावा सिंचाई और खाद डालने में भी ये साइज ऑप्टिमम होता है जिसमें वो पहुंच हो सकती है। जैसे आप यहाँ देखें, हाँ। किसान को हम ये बोलते हैं कि ये निराई गुड़ाई के समय क्यारी में पैर न रखे, तो वो कोने कोने में चल के और झुक के भी सारे काम कर सकेगा। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर बैठ करके वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ, और उधर से बैठेगा तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो वो बिना क्यारी में घुसे हुए ही, क्योंकि इसमें दूरी और रोज टू रोज जिसे हम कहते हैं और प्लांट टू प्लांट की दूरी कम होती है, इससे वो पौध भी नष्ट हो सकती है और उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा हमने एक मैनेजेबल साइज की क्यारी को रिकमेंड किया है। जब हम नर्सरी लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी बहुत कम होती है, बल्कि बिल्कुल इंचेज में होती है। उसमें अगर वो खेत के अंदर क्यारी के अंदर जाएगा तो उसके चलने फिरने से ही नर्सरी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए एक इतनी बड़ी साइज का बनाया जाता है ताकि वो इधर उधर बैठ करके उसके अंदर के जो भी काम होने हैं उसमें निराई गुड़ाई इत्यादि, खाद सब जो है ऐसे बैठ के आराम से कर सके।
तो ये 10x4 और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि 2 तरीके होते हैं, एक पॉली बैग के माध्यम से नर्सरी लगाई जाती है और दूसरी नर्सरी ऐसे सीधे डायरेक्ट ज़मीन में जो है बेड बना करके लगाई जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन या फिर उनका सुझाव है कि जो किसान हम करते हैं उनके लिए ज़्यादा मुफीद है कि वो खेत में बेड बना करके लगाएं, पॉली बैग में नहीं लगाएं। कैसे हम ये बेड बनाएंगे डॉक्टर साहब? हाँ, बेड बनाते समय जैसे मैंने कहा जमीन आप पे, थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ आए। कैसे? जैसे बगल में हमारे ये ज़मीन है और इसमें हम इस बेड को बनाना चाह रहे हैं। हाँ, तो जमीन की खुदाई करी जाती है और जब हम ये खुदाई करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि 10x4 के आकार में ज़मीन को खोदा जाता है और उसके चारों ओर सिंचाई के लिए ट्रेंच, जिन्हें नालियां कहते हैं, वो बनाया जाता है जी जिससे कि ये भूमि का स्तर 6 इंच ऊपर उठ जाता है। जी। और इस भूमि में तब हम जो है इस क्यारी के अंदर लगभग 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद जी और चिकनी मिट्टी यदि हो, क्ले सॉइल जिसे हम कहते हैं, तो जी। उसमें 15 से 20 किलोग्राम बालू भी मिलाते हैं। जी जी। लेकिन आजकल चूंकि भूमि रासायनिक खाद का उपयोग करने से काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रही है, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कम से कम 5-7 किलो तो बालू जरूर मिलाएं, जिससे कि पोरोसिटी ज़मीन की बढ़े। और ये हम नर्सरी जब लगाते हैं उसमें रूटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर ज़मीन पोरस होगी, हवादार होगी, तो उसमें जो है अच्छी रूटिंग होगी और इस वजह से हम बालू मिलाने की बातें उसमें करते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो हम बालू मिलाते हैं, जो सैंड मिलाते हैं, जो रेत मिलाते हैं, उसके मिलाने का उद्देश्य ये है कि जैसे मिट्टी मान लिया कि चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी में पोरोसिटी का कहने का मतलब है कि उसमें हवा आने जाने का स्थान कम हो जाता है, वो थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है। तो उसमें हवा आएगी जाएगी तो तब हमारी नर्सरी को अच्छी, जो उसकी जड़ें हैं, उसको अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे पोषक तत्व मिल पाएंगे। इस वजह से उसमें रेत मिलाने की बात कही जाती है। कही जाती है चिकनी मिट्टी के लिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो देखा जा रहा है कि कहीं पे दोमट थी मिट्टी, लेकिन सालों तक उसमें इस तरीके से खाद प्रयोग, अन्य चीज़ों का, केमिकल्स का प्रयोग और जो भी मशीनरी है उसका प्रयोग किया गया, तो वो थोड़ा सा उसने कॉम्पैक्ट रूप ले लिया है, जिसमें हवा का स्थान कम हो गया है डॉक्टर साहब। तो अब उसमें भी थोड़ा बहुत रेत मिलाने की आपने कहा कि उसमें हम एक बेड में 5 से 6 किलो तक मिला लें। हाँ, और जो नॉर्मल चिकनी मिट्टी है उसमें 15 से 20 किलो तक। हाँ, जो चिकनी मिट्टी का है ऑलरेडी उसमें 15 से 20, और नॉर्मल जो भी मिट्टी दोमट या कोई ऐसा दिखाई दे रहा है उसमें भी 5 से 6 किलो 7 किलो पर बेड जरूर मिला ही लें। उससे क्या होगा कि हमारी सर्वाइविलिटी जो है, सैपलिंग का जो रूट अच्छी निकलेंगी तो हमारी पैदावार बढ़ेगी। जी जी। नर्सरी डॉक्टर साहब, जैसे ये बेड बना रहे हैं, अब ये हटा रहे हैं कुछ, जैसे उसमें कुछ कुछ ऐसे चीज़ मिल रही हैं, ये भी हमें बेड के समय सफाई करनी होगी मिट्टी में से? हाँ बिल्कुल, ये खरपतवार सारी और जितने भी मजबूत जड़ें हैं घास की और पत्थर है, वो सब निकाल के एक लेबल किया जाता है। इसके अलावा इसमें और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो क्लोरोपाइरीफास एक केमिकल होता है जी, उसे भी हम ये क्यारी में 30 ग्राम जो है पाउडर उसका लगाते हैं, क्लोरोपाइरीफास, और 15 से 20 किलो गोबर की खाद और 15 से 20 किलो बालू, ये इसका मिलाया जाना क्यारी में जरूरी है, एक क्यारी में। तो ये इसको फावड़े के माध्यम से कर लेंगे, इसमें कुटले की भी आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, कुटले की भी आवश्यकता पड़ेगी, बड़े बड़े डेलों को छोटा बड़े करने के डेलों लिए, को, भुरभुरा करने और के लिए। ये जितनी घास है जिसे हम वीडिंग कहते हैं, इसके अलावा ये जमीन को जो हम तैयार करते हैं, ये प्लांट लगाने से कम 15 से 20 दिन पहले करते हैं। अच्छा। जिससे इसके अंदर उपस्थित दवाएं, खाद भी मिल जाए और जो कीटाणु हैं वो भी सनलाइट में ढंग से हो जाए। अच्छा, ये जो हम खेत की तैयारी कर देंगे, वो खेत की तैयारी करीब हम जो बेड बनाना है, उस बेड को हम कटिंग लगाने से 15-20 दिन पहले कर लेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे अब इन्होंने ये बेड बनाते हुए हमें ये दिखा रहे हैं और हम देखेंगे कि बनने के बाद डॉक्टर साहब ये ऐसा हो जाएगा? हाँ, ये बनने के बाद 6 इंच जैसा मैंने कहा, हाँ, ये इस स्तर से, भूमि के स्तर से उठा हुआ है। और इसमें ये देखें इसको कैसे उठा हुआ है, ये और ये नालियां जो हैं ये सिंचाई के लिए उपयोग हो रही होंगी। और जैसा मैंने कहा कि जब हम इसमें कटिंग लगाएंगे, कटिंग लगाते ही 24 घंटे के अंदर हमें इरिगेट करना है, तो वहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है, जिससे कि इसमें पूरी सिंचाई हो जाती है। और आकार का एक बहुत बड़ा रोल इसमें भी है, दोनों ओर की सिंचाई अंततः पूरी क्यारी को सिंचित कर देती है।
डॉक्टर साहब का कहना है कि जो ये नालियाँ इसके चारों ओर बनाई गई हैं, क्योंकि वो चैनल जो नालियाँ हैं वो इस प्रकार की हैं कि जिसमें सिंचाई के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, और जब भी हम उसमें कटिंग लगाएंगे तो उसके 24 घंटे के भीतर आप उसको सिंचाई कर दें, ये बहुत ही ज़रूरी है उसके ताकि आपका जो कटिंग लगाई गई है वो ज़िंदा रह सके, कल को उसमें रूटिंग हो सके। डॉक्टर साहब, अब इसमें हमें और क्या करना होगा? जैसा आपने कहा था कि इसमें सैंड मिलाना, खाद मिलाना, क्लोरोपाइरीफॉस मिलाना, वो कैसे कर रहे होंगे? हाँ, ये देखिए, अब हम इसमें जो है ये एक क्यारी तसले में हमने सामान रखा हुआ है शायद। जी, ये तुल के है। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये बालू है जो मैं कह रहा था। एक मिनट, जी। ये बालू है, ये बालू जो मैं मिलाने की बात कर रहा हूँ, और ये क्लोरोपाइरीफास का चूर्ण है। ये कितना होगा? ये 30 ग्राम हमने जो है क्यारी के हिसाब से नापा है। और ये इसे क्लोरोपाइरीफॉस एक कीटनाशक दवाई है। ये कीटनाशक दवाई है जो मिट्टी से आने वाले जो कीट होंगे उन्हें यह मारेगी, इसलिए जो है इसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये करीब करीब हमने 30 ग्राम एक बैट के लिए, और डॉक्टर साहब का कहना है। ये गोबर की खाद है, ये जो हम कह रहे हैं ये 15 किलो है, जो एक क्यारी के हिसाब से हमने निकाल के रखी हुई है। इसका छिड़काव करते हुए अब किसानों को लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। जी, आइए पहले इसमें इसको मिक्स मत कीजिए, इसको अलग रखिए। हाँ, अब जो ये रेत है, जो सैंड है, इसको लेकर के आइए। इसको बुरकाव करेंगे हम पूरे बेड में बराबर। हाँ, ये देख रहे होंगे किसान भाई, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि कैसे इसका बुरकाव किया जा रहा है सैंड का। ताकि पूरे बेड में ये बराबर तरीके से बिखर जाए, ताकि इसे जब मिट्टी में मिलाया जाए तो ये बिल्कुल बराबर नजर आए। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर से। मिलाते समय चारों तरफ घूमते रहें ताकि वो बराबर तरीके से बेड के ऊपर बिखरे। यहाँ आगे और थोड़ा डाल दें, फिर उसको रोक दें आगे की ओर। हाँ, यहाँ ठीक हो गया। 4-5 किलो पड़ गया। ये आपने देखा कि जो सैंड था, जो रेत थी, उसको हमने इसमें मिक्स किया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि अमूमन सभी प्रकार की मिट्टी में 4-5 किलो मिला दें, और जो आपकी चिकनी मिट्टी है उसमें 15 किलो तक। तो ये बुरकाव उस हिसाब से आप कर देंगे। अब जो है खाद से पहले ये क्लोरोपाइरीफास इसी पे मिला। डॉक्टर साहब का कहना है कि हम गोबर की खाद से पहले इसमें क्लोरोपाइरीफॉस जो ऐसे ही हाथ से कीटनाशक है उसका बुरकाव कर दें चारों बराबर तरीके से। बराबर तरीके से इसे जितना पड़ता सब जगह। हाँ, पूरे बेड में ये पड़ जाए। ये इस समय क्लोरोपाइरीफॉस उसका बुरकाव, उस दवाई का बुरकाव बेड के ऊपर किया जा रहा है। अब खाद का भी प्रयोग इसमें करते हैं डॉक्टर साहब, जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर FIM कहते हैं, या फिर सड़ी गोबर की खाद कहते हैं। और यदि और बेहतरीन चाहते हैं तो हम केंचुए की बनी हुई खाद का भी प्रयोग कर सकते यही हैं। नीचे रख के दोनों हाथों से जैसे छिड़का जाता है ना, ये आप देख रहे हैं सड़ी गोबर की खाद, जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सड़ चुकी है। कभी भी कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल किसान भाई ना करें। जो कच्ची गोबर की खाद होती है वो अच्छे से पोषक तत्व भी पौधे को नहीं देती है, और साथ ही उसमें कुरमुला बीमारियों का लगने का ज़्यादा संभावना होती है। जैसा कीट आना या अन्य बीमारियों के आने का भी रास्ता खोलती है। तो कोई भी किसान भाई ध्यान दें कि कभी भी कच्चे गोबर का इस्तेमाल ना करें। सड़ी गोबर की खाद जो बिल्कुल चाय पत्ती के समान हो चुकी है उसका इस्तेमाल करें। और डालो, खूब घनी घनी डाल दो। इस क्यारी के लिए है ये।
पूरी। ये पूरा का पूरा जो है टब आपका इसी क्यारी के लिए है। तो इस प्रकार से इसमें गोबर की खाद को भी अब ऊपर मिला दिया गया है। जितनी मात्रा डॉक्टर साहब ने कही उतनी मात्रा आप लोग इसमें मिला लें और कुटले से देखिए कैसे अब इसको मिक्स कर देंगे बेड में। इस ढंग से दवाई, क्लोरोपाइरीफास, बालू और गोबर की खाद मिल के भूमि में पूरा ये नर्सरी का बेड जिसे हम कहते हैं वो तैयार है। इसमें फिर आगे हम लोग नापजोख करेंगे और नर्सरी की सैपलिंग कटिंग लगाने की बात करेंगे। तो जैसा अभी इन्होंने इसमें अब खाद भी मिला दी है, सैंड भी मिला दी है और दवाई भी जो दीमक रोधी और कीटनाशक हमारी क्लोरोपाइरीफॉस थी वो भी इसमें मिला दी है। मिलने के बाद हम देख रहे हैं कि बेड अब डॉक्टर साहब ये ऐसा हो गया है। अब ये बेड हमारा तैयार हो गया है। तैयार हो गया। और जैसा आपने कहा था डॉक्टर साहब कि 10x4 का मतलब मैं समझता हूँ कि 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा। मतलब हम जिस जगह पे खड़े हैं ये जो लंबाई जा रही है ये 10 फीट है और जो ऐसे जा रही है ये 4 फीट है। और ये जो नालियाँ चारों ओर जहाँ हम लोग खड़े हैं हाँ। ये सिंचाई के लिए जो है ये सिंचाई के लिए करीब आधे फीट के आसपास की होगी, जो सिंचाई के लिए आधे से 1 फीट की सिंचाई के लिए बन जाएगी। डॉक्टर साहब अब हमने ये जो बेड तैयार कर दिया है, इस बेड में कितने दिन बाद हम इसमें रोपाई करेंगे? 15 से 20 दिन बाद हम ये कहते हैं जो कटिंग लगाएंगे कटिंग लगाएंगे और इस दौरान ये भूमि तैयार होगी, वेदरिंग ऑफ द सॉइल जिसे कहते हैं। ये खाद दवाई सब अपना जो है ज़मीन में सूख जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद जो है ये रेडी होगी जिससे कि बीमारियां भी न जा सके और हमारी सर्वाइवलिटी अच्छे से बढ़े। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब शायद ऐसा हो रहा होगा कि जैसे अब हमने इसमें आज क्या किया कि हमने एक तो इसमें मिला दी दीमक रोधी या कीटनाशक क्लोरोपाइरीफॉस। अब वो क्या करेगी कि हमारे इस एनवायरनमेंट को जो भी अंदर कीट होंगे मिट्टी में बिल्कुल उन सबको वो दीमक या अन्य कीट को खत्म कर देगी। बिल्कुल। तो जब हमारी पौध लगने वाली होगी तो उसको कोई कीड़ा अंदर मिलेगा नहीं जो नुकसान पहुंचा सकेगा। बिल्कुल हाइजीनिक वातावरण मिलेगा जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, रूटिंग भी अच्छी होगी। इतना समय उसे 15-20 दिन का वो करने में लगेगा, इसलिए हमने 15-20 दिन दे दिए। जी। और ऐसे ही जो हमने इसमें खाद मिला दी गोबर की, डॉक्टर साहब जैसे केमिकल फर्टिलाइजर होती है मैं समझता हूँ वो तो जाती है मिट्टी में और तुरंत ही पोषक तत्व देना शुरू कर देती है पौधे को। लेकिन जब हम गोबर की खाद किसी ऑर्गेनिक मैन्योर को मिलाते हैं, कार्बनिक खाद को, तो उसे मिट्टी के अंदर जा करके उसके साथ सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं जिसे हम इंग्लिश में माइक्रोबियल एक्टिविटी कहते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके संग एक्टिविटी करेंगे, तब जा करके उसमें जो अंदर पोषक तत्व उस गोबर की खाद के अंदर हैं वो घुलनशील हो सकेंगे मिट्टी में, घुलनशील होंगे और ये जितने आपको अभी भी बड़े डेले या वो सब टूटेंगे। हाँ, और वो भूमि के द्वारा पोषक, हाँ, भूमि उनको पोषक तत्व लेने में 15 से 20 दिन लगाएगी। सीधे हम समझें तो गोबर की खाद से 15 से 20 दिन उसे पोषक तत्व लेने में लगेंगे। तो इसलिए हम कभी भी बेड की तैयारी 15 से 20 दिन पूर्व कर देते हैं। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा भूमि के अंदर भी कुछ बीमारी और कीटाणु होंगे तो ये जो हवा से, सूरज की किरणों से मिलके उससे भी जो है एक डिसइंफेक्शन किस्म का भूमि का होता है। हवा का मिलना, सूर्य की किरणों का मिलना ये आवश्यक है। तो किसी भी फसल में मैं समझता हूँ, नर्सरी हो या किसी भी फसल में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि 15 से 20 दिन पहले हम खेत की तैयारी कर दें और उसमें इस प्रकार की प्रक्रियाओं को कर दें ताकि 15-20 दिन बाद जो उसमें पौधा लगना है या कटिंग लगनी है उसके अनुकूल हो सके। तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ आज हमने जो बेड की तैयारी अपने किसानों को बताई है वो इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे और उसका उपयोग अपने खेतों में नर्सरी लगाने में करेंगे और एक अच्छी हष्ट पुष्ट नर्सरी उत्पादित कर उसे कह सकते हैं हम कि लोगों को बेच भी सकते हैं और उससे आमदनी कमा सकते हैं और साथ ही अपने खेत में भी शहतूत का पौधा लगा करके रेशम उत्पादन करके आमदनी कर सकते हैं। निश्चित रूप से। और आने वाले वीडियो में हम इनको इससे आगे की चीज़ बताएंगे कि कैसे कटिंग लगाई जाती है ताकि वो आगे से फिर कटिंग लगाने की प्रक्रिया भी सीख सकें। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी अनमोल्य जानकारी भी दी। इससे ज़रूर हमारा रेशम परिवार लाभान्वित होगा और अच्छा उत्पादन कर आय अर्जित करेगा। जय रेशम, जय रेशम परिवार।